नमस्कार। भारतीय संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, वो जानते हैं, सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं हैं, वो जीवंत शक्तियां हैं। और इन शक्तियों को असल जिंदगी में जान फूंकने वाले जो उपकरण हैं, उन्हीं को हम संवैधानिक उपचार कहते हैं। तो आज हम इन्हीं शक्तिशाली उपकरणों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। हमारी आज की पूरी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो ये सवाल है। ये सवाल अकादमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखेंगे बहुत बार पूछा जाता है। चलिए सवाल को एक बार हम हिंदी में पढ़ते हैं और फिर अंग्रेजी में। तो प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने के विषय में कौन कौन से संवैधानिक उपाय हैं। इस संबंध में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार से तुलना कीजिए। एंड नाउ इन इंग्लिश, what are the constitutional remedies for the enforcement of fundamental rights? Compare the jurisdiction of the High Court under Article 226 with that of the Supreme Court under Article 32. सबसे पहले ना एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात को समझना होगा। देखिए, अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं है अगर उनको लागू करवाने का कोई तरीका ना हो, है ना? मतलब सोचकर देखिए, अगर आपके पास कोई अधिकार है लेकिन उसके उल्लंघन पर, उसके हनन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा सकता, तो फिर वो अधिकार कैसा? वो तो बस आप कह लीजिए कागज पर लिखी कुछ अच्छी बातें बनकर रह जाएगा। असल जिंदगी में उसकी कोई कीमत नहीं होगी। और इसी विचार को, इसी सिद्धांत को जो चीज़ हकीकत में बदलती है वो है हमारे संवैधानिक उपचार। ये वो पूरा सिस्टम है जो खुद हमारा संविधान हमें देता है, ताकि जब भी स्टेट यानी कि राज्य हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो हम बिना किसी देरी के सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सके। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? अनुच्छेद 32 जो हमें ये अधिकार देता है वो अपने आप में ही एक मौलिक अधिकार है। जी हाँ, इसे तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। चलिए अब इस सिस्टम के पहले और शायद सबसे जरूरी टूल की बात करते हैं। इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हेबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। इसे व्यक्तिगत आजादी का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत रक्षक माना जाता है। हबिस कॉर्पस ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सीधा मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करो। तो जब अदालत ये रिट जारी करती है तो इसका मतलब है कि वो उस अधिकारी को हुक्म दे रही है जिसने किसी को हिरासत में लिया है कि उस बंदी बनाए गए इंसान को फौरन सहशरीर अदालत के सामने पेश करो। और सिर्फ पेश ही नहीं करो, बल्कि ये भी बताओ कि उसे किस कानून के तहत और क्यों हिरासत में रखा गया है। आप सोचिए कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कोई वजह बताए गिरफ्तार कर ले, तो ऐसी हालत में उसका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी इस रिट के लिए अदालत में अर्जी दे सकता है। इसका एक ही और बिल्कुल साफ मकसद है कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो उसे तुरंत राहत मिले, तुरंत आज़ादी मिले। अदालत पूरे मामले की जांच करती है कि हिरासत लीगल है या इल्लीगल, और अगर अदालत को जरा भी लगता है कि व्यक्ति को बंदी बनाना कानून के हिसाब से सही नहीं है तो वो एक पल की भी देरी किए बिना उसे रिहा करने का आदेश दे देती है। ये रिट किसी भी व्यक्ति के आज़ादी के लिए बहुत ही तेज और असरदार उपाय है। लेकिन रुकिए, इस रिट की ताकत सिर्फ गैर कानूनी गिरफ्तारी तक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के ऐतिहासिक मामले में इसके दायरे को बहुत बड़ा कर दिया था। इस केस में हुआ यह था कि एक कैदी ने जेल के अंदर उसके साथ हो रहे बुरे बर्ताव के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी थी। और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने फैसला सुनाया कि हेबियस कॉर्पस रिट का इस्तेमाल जेल में बंद कैदियों को क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से बचाने के लिए भी किया जा सकता है। ये फैसला दिखाता है कि ये रिट सिर्फ आज़ादी ही नहीं, बल्कि इंसान की गरिमा और उसके जीवन के अधिकार का भी एक मजबूत कवच है। सच कहूं तो संविधान की ये शक्तियां हर एक नागरिक को मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी वाकई जरूरी लग रही है तो इस विश्लेषण को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्ञान का ये सिलसिला कभी रुके नहीं और आप तक पहुंचता रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे संवैधानिक टूलकिट के दूसरे बहुत ही काम के उपकरण की। इसे कहते हैं परमादेश, या अंग्रेजी में कहें तो मैंडेमिस। अच्छा, तो मैंडेमिस का मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ये एक तरह से अदालत का हुक्म है। ये हुक्म किसी भी सरकारी अफसर, किसी संस्था या फिर किसी निचली अदालत को दिया जा सकता है। कब? जब वो अपना कोई कानूनी काम, कोई पब्लिक ड्यूटी करने से चूक रहा हो या कर ही नहीं रहा हो। एक उदाहरण से समझते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपके मोहल्ले की सड़क टूटी पड़ी है और उसको ठीक करना नगर पालिका का काम है, उनकी ड्यूटी है। अब आप बार बार शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
तो ऐसे में कोई भी नागरिक अदालत जा सकता है और कह सकता है कि हुजूर मैंडेमस रिट जारी कीजिए, और फिर अदालत उस नगरपालिका को आदेश देगी कि भाई अपनी ड्यूटी पूरी करो और सड़क ठीक करो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये रेट हर किसी काम के लिए जारी नहीं की जा सकती। इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये सिर्फ उन्हीं कामों, उन्हीं कर्तव्यों के लिए है जो कानूनी तौर पर मैंडेटरी हैं, मतलब अनिवार्य हैं, डिस्क्रिशनरी नहीं। डिस्क्रिशनरी मतलब जो अधिकारी के विवेक पर, उसकी मर्जी पर निर्भर हो। अगर कोई काम करना या ना करना उसकी मर्जी है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। और एक और बात, ये रिट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जारी नहीं होती। इसका सीधा संबंध सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक कर्तव्यों से है। अब आते हैं हमारे तीसरे उपकरण पर। इसका नाम है प्रतिषेध और इसका काम है निवारक, मतलब ये किसी गलत काम को होने से पहले ही रोक देता है, एक तरह का प्रिवेंशन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे अदालती कार्यवाही के लिए एक स्टे ऑर्डर मान लीजिए। जब कोई निचली अदालत या कोई ट्रिब्यूनल किसी ऐसे केस की सुनवाई शुरू कर देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र यानी उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, मतलब उसे उस केस को सुनने का अधिकार ही नहीं है, तो जो ऊपरी अदालत है यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो प्रतिषेध रिट जारी करके उसे ऐसा करने से तुरंत रोक देती है। इसका मुख्य मकसद न्यायपालिका को उसकी तय सीमाओं के अंदर रखना है। तो ये रिट दो मुख्य स्थितियों में सामने आती है। पहली, जब कोई अदालत अपने तय किए गए अधिकार क्षेत्र से आगे जाके काम कर रही हो, और दूसरी, जब उसके पास उस मामले को सुनने का कोई अधिकार ही ना हो, बिल्कुल जीरो जुरिस्डिक्शन हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिट है जो ये पक्का करती है कि कोई भी अदालत अपनी कानूनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और हाँ, ये सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं पर ही लागू होती है। चलिए, अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी दो रिट्स पर। इनके नाम हैं उत्प्रेषण यानी सर्शुरारी और अधिकार पृच्छा यानी को वारंटो। ये दोनों भी हमारी न्याय व्यवस्था को सही रास्ते पर रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो उत्प्रेषण का काम क्या है? इसका काम है गलतियों को सुधारना। देखिए, प्रतिषेध क्या करता था? वो किसी केस की सुनवाई को बीच में ही रोक देता था। लेकिन उत्प्रेषण का इस्तेमाल तब होता है जब निचली अदालत अपना फैसला दे चुकी होती है। अगर ऊपरी अदालत को ये लगता है कि जो फैसला दिया गया है वो अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर दिया गया है, या उसमें कानून की कोई साफ साफ गलती है, या फिर उसमें नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया, तो ऊपरी अदालत उस पूरे फैसले को ही रद्द यानी क्वॉश कर सकती है। अब बात करते हैं अधिकार पृच्छा की। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, या आपका क्या अधिकार है। ये रिट तब इस्तेमाल होती है जब कोई इंसान किसी ऐसे पब्लिक ऑफिस यानी सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है जिसके लिए वो कानूनी तौर पर योग्य है ही नहीं। तो अदालत इस रिट के जरिए उस इंसान से सीधा सवाल करती है कि भाई आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं, अपना दावा साबित कीजिए। और इस रिट की सबसे अनोखी और शक्तिशाली बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि इसको जारी करवाने के लिए अर्जी कोई भी नागरिक दे सकता है। जरूरी नहीं कि वो उस मामले से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा हो। अगर अदालत को जांच में पता चलता है कि उस व्यक्ति का उस पद पर बैठना गैरकानूनी है, तो उसे फौरन उस पद से हटा दिया जाता है। सोचिए, ये रिट सार्वजनिक पदों पर होने वाली गलत नियुक्तियों को रोकने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने का कितना बड़ा जरिया है। तो अब हम इन पांचों रिट्स के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब सवाल का दूसरा और आखिरी हिस्सा आता है कि इन उपचारों के लिए, इन रिट्स के लिए एक आम नागरिक कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? चलिए, अब हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों की एक तुलना करके देखते हैं। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के जो मुख्य फर्क हैं उन्हें बहुत साफ तौर पर दिखाती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला फर्क है दायरे का। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर ही नहीं, बल्कि किसी भी अन्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी करता है। दूसरा फर्क है क्षेत्रीय पहुंच का। यहां सुप्रीम कोर्ट का पलड़ा भारी है। वो पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं के अंदर ही ऐसा कर सकता है। और तीसरा और सबसे बड़ा फर्क यह है कि अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उपचार देने से मना नहीं कर सकता, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करना या ना करना, यह हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है।
तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि जब मामला मौलिक अधिकारों का हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का क्षेत्राधिकार समवर्ती है, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो अपनी मर्जी से सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसे पहले हाई कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो प्रावधान है ये एक नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत तक सीधी पहुंच देता है, और ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि ये 5 रिट्स और इन्हें जारी करने की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं वही हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को सिर्फ एक वादा नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें एक हकीकत में बदलती हैं। ये वो शक्तिशाली मशीनरी है जो देश के हर एक नागरिक के लिए खुली है, और यही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की असली शक्ति है। अगर ये विस्तृत जानकारी आपको उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के विश्लेषण लगातार सभी तक पहुंचते रहें।